तो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी टॉपिक के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। कुछ डिटेल मेरे बारे में और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस लेक्चर दोनों को डिटेल में बताया था मैंने पिछले लेक्चर में। होपफुली आपको ध्यान हो, इसलिए पहले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं जो रहा ये आपके सामने। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आइडेंटिफाई बाय द गवर्नमेंट। तो इन चारों में से ऑयल सेक्टर रिफॉर्म, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म और रिफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ये तीनों के तीनों सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म है, जबकि लीगल सिस्टम रिफॉर्म जो है वो सेकेंड जनरेशन नहीं है। डिटेल में देखते हैं कि ये तीनों के तीनों क्या है। साथ में लेबर मार्केट रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, में 5 टाइप के रिफॉर्म को सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म बोला जाता है। वहीं पे लीगल सिस्टम रिफॉर्म जो है ये सेकेंड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म का पार्ट नहीं है। These reforms typically pertain to change in the legal or judicial system to improve efficiency, transparency और access to justice. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग वाज कंसीडर्ड प्री-रिक्वेस्टिंग, क्योंकि 4 स्टेटमेंट है। पहला, सो दैट कि बैलेंस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए, बिल्कुल सही है, जेनरिक स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि फॉर एक्सटेंडिंग द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट इन एन इवन मैनर, एकदम कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तीसरा है फॉर फोकसिंग ऑन रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी, एकदम जो रीजनल डिस्पैरिटी है उसको रिमूव करने का के लिए भी प्लानिंग बहुत जरूरी है। और चौथा है फॉर मैक्सिमाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, एकदम सही है। तो चारों के चारों बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है। प्लानिंग नाम से ही आप आइडिया लगा सकते हो कि ऑब्वियस है ये पर्पज होना चाहिए प्लानिंग का, ये सारा कुछ करना। तो ऑल चारों के चारों करेक्ट है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, वही सारी चीजें हैं, जेनरिक चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज द हाईएस्ट शेयर इन द हाउस होल्ड सेविंग ऑफ द इंडिया। देखो, जो भी आमदनी है ना, जो भी इनकम है उसमें से अगर पर्सनल एक्सपेंडिचर हटा दो एक्सपेंडिचर, तो जो बचता है वो डिस्पोजेबल इनकम कहलाता है। ठीक है, अब ये जो डिस्पोजेबल इनकम है उसमें से लोग सेव करके रखते हैं फॉर इन केस ऑफ इमरजेंसी के लिए। ठीक है, अब ये डिस्पोजेबल इनकम जो है उसमें सबसे ज्यादा शेयर होता है किसका? चारों में से करेक्ट जवाब है फिजिकल एसेट का। उस पैसे को कैसे सेव करके रखते हैं? फिजिकल एसेट जैसे गोल्ड, सिल्वर है ना, ये सारे ऑर्नामेंट्स हो गए। साथ में म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्ट करता है, इंश्योरेंस कोई लेता है, कोई कैश के फॉर्म में, कोई सेविंग अकाउंट में, इस तरीके से डिस्पोजेबल इनकम को लोग बचा के रखते हैं। हाँ, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा फिजिकल एसेट में लगभग 60% जो टोटल सेविंग है ना उसका 60% लोग फिजिकल एसेट में बचा के रखते हैं। तो देखो ये क्या है, household saving as a percentage of GDP have been hovering around लगभग 20% over the past 5 years. Within the household saving, the most of the saving are seen in the physical asset, जो कि है लगभग 58 से 60% of the household saving during the past 5 years. 2022 की बात करें तो शेयर ऑफ सेविंग इन फिजिकल एसेट जंप कर गया 65%। लोग पैसे सेव क्यों करते हैं? सो दैट वो प्रोटेक्ट कर पाए हेल्थ को और एंड टू क्यूजिंग अगेंस्ट फॉलिंग इनकम। हाउस होल्ड सेव करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फिजिकल एसेट में, जैसे कि म्यूचुअल फंड, बैंक डिपॉजिट, इंश्योरेंस, पेंशन फंड एक्सेट्रा। और हाउस होल्ड ऑल्सो सेव इन फिजिकल एसेट जैसे कि गोल्ड और रियल एस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर प्रोपोर्शन ऑफ लेबर इन जीएनपी, जीएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, बिकम लो ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, किसकी वजह से जो प्रोपोर्शन है लेबर का किसमें? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में वो कम हो जाता है। पहला, प्राइस लैग्स बिहाइंड वेजेस, नहीं, वेजेस लैग्स बिहाइंड प्राइस होगा तो करेक्ट होगा। कहीं पे है क्या? हाँ, चौथे ऑप्शन में है, इसलिए चौथा करेक्ट होगा। देखो क्या है कि जो आमदनी है, वेजेस है ना, लेबर्स के वेजेस है, अगर वो लैग करता है बिहाइंड प्राइस, मतलब इन्फ्लेशन ज्यादा तेजी से बढ़ रहा लेकिन उनका वेजेस उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा, तो ऑब्वियस है उनका जो प्रोपोर्शन है जीएनपी में जो कि है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वो क्या होगा? कम हो जाएगा। ओके, तो ये करेक्ट जवाब है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर इसी थोड़ा एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। अगर एनुअल वेजेस इंक्रीज करता है मोर देन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट ड्यूरिंग द सेम पीरियड, तो देयर वुड बी इंक्रीज इन रियल वेज या फिर रियल इनकम। ये तो मैंने बता ही दिया, जस्ट उल्टा बताया तो इसका है ना एंड वाइस वर्सा हो जाएगा कि अगर वो घट रहा तो घटेगा, दोनों घटेगा, अगर एक बढ़ रहा तो दोनों बढ़ेगा। इन द 11th 5-year प्लान हाईएस्ट एलोकेशन हैज बीन, अब 11th 5-year प्लान कब से कब तक था आपको ध्यान में होना चाहिए, 2007 से लेकर 2012 तक। ठीक है, और 12 से 17 12th 5-year प्लान था। तो सबसे ज्यादा एलोकेशन किस पर किया गया था? तो करेक्ट जवाब है सबसे ज्यादा एलोकेशन 11th 5-year प्लान में एजुकेशन पे किया गया था, है ना। बस फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें, इंक्लूसिव का मतलब सबका साथ सबका विकास, सबको एक साथ लेकर चलना, है ना। वुड नेसेसिएट क्या? चारों में से पहला,
डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, बिल्कुल, क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हो गए तो गांव जो है शहर से कनेक्ट होगा और सबको डेवलपमेंट का मौका मिल पाएगा, है ना। कनेक्टिविटी आप बढ़ाओगे तो डेवलपमेंट होता है। रिवाइवल ऑफ एग्रीकल्चर, बिल्कुल, सो दैट कि जो अभी प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं लोग, वो क्या कर पाए, बेहतर एग्रीकल्चर के साथ वो लाइफ को जी पाए। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सर्विस सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ, बिल्कुल, ये तो डायरेक्टली बेनिफिट कर रहा है सबका साथ, सबका विकास में। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव आर इंक्लूसिव ग्रोथ के, है ना, के लिए जरूरी है। ठीक है, जेनरिक चीजें हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम बोथ प्राइसेस एंड मॉनेटरी इनकम हैव बीन डबल द रियल इनकम वुड बी, अभी ऊपर मैंने किसी क्वेश्चन समझाया ना आपको कि वेजेज और प्राइसेस, यहाँ पे क्या हो गया, मॉनेटरी इनकम हो गया, वेजेस का मतलब, और प्राइसेस का मतलब इन्फ्लेशन हो गया। अगर दोनों बढ़ रहा तो बताओ कोई फर्क पड़ेगा? कहोगे नहीं सर, अगर ये मान लो बढ़ा और इन्फ्लेशन भी उसी रेट में बढ़ गया तो कुछ सेव भी नहीं कर पाएगा इंसान। क्यों? क्योंकि जो जैसा पहले उसका कंडीशन था वैसा अभी भी है, इन्फ्लेशन की वजह से उसको कमोडिटीज तो खरीदनी पड़ेगी, और अभी भी वो सारा जितना कमा रहा है वो सारा कुछ चला जा रहा खरीदने में ही। तो इस तरीके से जो रियल इनकम है ना, वो क्या होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, वैसा ही रहेगा। ठीक है, रियल और उसमें नॉमिनल में क्या डिफरेंस है समझते हैं। रियल इनकम क्या है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड अर्निंग है ऑफ एन एंटिटी, इंडिविजुअल या फिर नेशन का। वहीं पे नॉमिनल इनकम की बात करें तो नॉमिनल इनकम डिनोट करता है करेंट अर्निंग दैट आर नॉट एडजस्टेड टू चेंजेस इन द इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल, मान लो अभी 2025 है, ठीक है, 2025 में आप 5 लाख कमा रहे हो, मान लेते हैं, ठीक है, 5 लाख ज्यादा हो गया, ठीक है, इसको 50,000 कर लो, ठीक है, 50,000, ओके, 50,000 कमा रहे हो आप, है ना। अब 2030 में गए, किस में गए, 2030 में इन्फ्लेशन भी बढ़ गया, और इन्फ्लेशन बढ़ा और आपकी सैलरी भी बढ़ गया। मान लो 50,000 से आपकी सैलरी हो गई 1 लाख, ठीक है, और इन्फ्लेशन भी उसी रेशियो में बढ़ा। तो अगर 1 लाख देखा जाए 2025 के कंपैरिजन में, तो ये आपका नॉमिनल इनकम होगा, लेकिन वहीं पर 1 लाख को एडजस्ट कर दिया जाए विद इन्फ्लेशन तो आपका रियल इनकम होगा। ठीक है, तो होपफुली दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अ कंट्रीज वेल्थ। कंट्रीज के वेल्थ में कौन सी चीज इंक्लूड नहीं है? माइंस बिल्कुल है, डैम्स भी है, मनी सप्लाई नहीं है। क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई जो है वो किसी भी देश के वेल्थ के फॉर्म में नहीं गिना जाता है ना, वो जो मनी सर्कुलेशन में है उसको वेल्थ के जैसा कंसिडर नहीं करते। ऐसा क्यों, अभी समझाता हूँ। केटल वेल्थ भी है, तीनों के तीनों है, मनी सप्लाई जो है वो वेल्थ नहीं है किसी भी कंट्री का। देखो, मनी सप्लाई क्या है? अमाउंट ऑफ मनी दैट इज सर्कुलेटिंग इन एन इकोनॉमी एट एनी गिवन टाइम। दिस इंक्लूड करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंक डिपॉजिट और अदर फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट दैट कैन बी इजिली एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मनी सप्लाई एट अ पर्टिकुलर टाइम इज नॉट इंक्लूडेड इन द जीडीपी ऑफ नेशन। क्यों? क्योंकि जीडीपी जो है वो मेजर करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आप किसी कंट्री के, और रिप्रेजेंट करता है टोटल वैल्यूज ऑफ ऑल द सर्विसेज एंड गुड्स प्रोड्यूस बाय द कंट्री ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अदरवाइज क्या हो, अगर मनी को भी हम इंक्लूड कर लें, आरबीआई है ना, मनी छापती है, इतना ज्यादा छाप दे कि जीडीपी सबसे ज्यादा हो जाए, मतलब हर कोई कंट्री ऐसा ही करे, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस रीजन। वेल्थ क्या है? ब्रॉड टर्म है देन मनी। वेल्थ इज डिटरमाइंड बाय टेकिंग द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिजिकल एंड इनटेंजिबल एसेट ओन देन सब्ट्रैक्टिंग ऑल डेब्ट्स, है ना। मतलब कि जितना भी टोटल वैल्यू है उसमें से डेट कितना है वो सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा आपका जीडीपी। इट इज सेड दैट वेल्थ जो है वो स्टॉक है और मनी वहीं पे क्या है, एक फ्लो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज सबमिटेड टू पार्लियामेंट। तो 1951 से 56 तक था 5 ईयर प्लान, है ना, तो उससे पहले सबमिट हुआ होगा। तो अगर टू बी एग्जैक्ट क्या है, 1950 में सबमिट किया गया था पार्लियामेंट को। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आई थिंक 1952 में बनी थी। फर्स्ट डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस टू प्लेस, ये हुआ था 1949 में। और इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब? 1945 में। वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है इंडिया, है ना, आईएमएफ का। तो अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखो तो 4 हो जाएगा, 4 3 1 2, 4 3 1 2 दिख रहा, हाँ, ऑप्शन बी में, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा 4 3 1 2। ठीक है, ओके, होपफुली आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो गया। हाँ, ओके, बस डेट याद रखना था कब हुआ था। अगला है द ग्रोथ सेंटर अप्रोच वाज एडॉप्टेड अंडर दी। क्या? ग्रोथ सेंटर अप्रोच, ये भी एक क्या है, एक्चुअल क्वेश्चन है। तो ग्रोथ सेंटर अप्रोच आई थिंक स्टार्ट हुआ था 4th 5 ईयर प्लान में 69 से 74 तक। हाँ, ठीक है,
फोर्थ 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुआ था। ग्रोथ सेंटर अप्रोच एम करता है टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी बाय प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दी बैकवर्ड एरिया थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ सेंटर विच वर टाउन या फिर सिटी पोटेंशियल टू जनरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक्सेट्रा। इसलिए अभी देखो कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर है ना, बोकारो, इन सब जगह ये सारा, धनबाद, ये सारा कुछ फेमस है। क्यों? क्योंकि वो ग्रोथ सेंटर बनाए गए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। की हाईलाइट ऑफ थर्ड, अगर हम थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करें तो उसने किस पे फोकस किया? एग्रीकल्चर पे फोकस किया। साथ में उन्होंने फोकस किया थर्ड 5 ईयर प्लान ने शिफ्ट इन फोकस। सीनो इंडियन वॉर हुआ 1962 का, जिसने एक्सपोज कर दिया हमारी इकोनॉमिक वीकनेस को, तो इसलिए हमने प्रायोरिटी शिफ्ट किया डिफेंस इंडस्ट्री और इंडियन आर्मी पे। वार एंड ड्रॉट इम्पैक्ट 65 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ हमारा, तो उस टाइम पे बहुत ही सूखा आया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हुआ। प्रायोरिटाइजिंग प्राइस स्टेबलाइजेशन, इसको भी हमने भी कंसिडर किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी फोकस किया। डैम्स कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू रखा, सीमेंट और फर्टिलाइजर प्लांट लगाए गए, और पंजाब में एबेंडेंट व्हीट प्रोडक्शन देखा गया। ग्रास रूट डेमोक्रेसी को अपनाया गया। कैसे? पंचायत इलेक्शन, आई थिंक 1957 में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज स्टार्ट हुआ है ना, तो उसको डेमोक्रेसी के अंडर लाया गया सो दैट ग्रास रूट लेवल पे एम्पावर कर पाए स्टेट को विद डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन पे भी काम किया गया। और ग्रोथ टारगेट की बात करें तो टारगेट तो किया गया था 5.6%, लेकिन एक्चुअल में कितना अचीव हुआ? 2.4%। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमने 62 में चाइना के साथ वॉर लड़ा और 65 में पाकिस्तान के साथ, है ना, और सूखा भी पड़ा। ये सारे रीजन थे कि इतना कम ग्रोथ हुआ। अगला, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किसको रेफर करते हैं? तो देखो 1950 से लेकर, है ना, 1980 तक हमारे देश का जो जीडीपी ग्रोथ था, उसी को हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के नाम से किसी एक इंडिविजुअल ने बोला था। अभी बताता हूँ। तो ये करेक्ट जवाब क्या है इसका? नेशनल इनकम को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोला गया बाई प्रोफेसर राज कृष्णा, जो कि एक इंडियन इकोनॉमिस्ट है। कब इन्होंने बोला? 1978 में। तो इन सारे सालों में हमारा जो, मतलब 1950 से लेकर 80s के डिकेड में पूरा हमारा अराउंड 4% ग्रोथ रहा एवरेज। अगला है, फिर से हमें मैच करना है, प्लान है इधर, प्रोग्राम है। तो फर्स्ट प्लान में हमने किस पे फोकस किया? कम्युनिटी डेवलपमेंट पे, ठीक है। सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया। तो 2-1 कहीं पे दिख रहा? हाँ, 3 ऑप्शन दिख रहा, कोई बात नहीं, तीसरे चलते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान में हमने बेसिक इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने का कोशिश किया, तो सी का तीसरा हो जाएगा। अच्छा, फिर से अभी 2 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है, चौथे पे चलते हैं। फोर्थ 5 ईयर प्लान में हमने मिनिमम नीड्स प्रोग्राम नहीं है, फिफ्थ में आया था, अभी ऑलरेडी हमने देखा था, है ना, इंदिरा गांधी के टाइम पे गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था उन्होंने। और फोर्थ 5 ईयर प्लान था अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। तो 2 1 3 5 4, 2 1 3 5 4 ऑप्शन डी में है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। होपफुली मैंने सारा कुछ समझा दिया आपको, और डेट याद ही होगा। पहला है 51 से 56, फिर 56 से 61, 61 से 66, 69 से 74 और 74 से 79। नेक्स्ट है कि द स्ट्रेटजी एडॉप्टेड अंडर IRDP, मतलब ये क्या है? इंडियन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इन दी 7th प्लान 1। अब इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया तो पता चल गया होगा। एडॉप्शन ऑफ हाउस होल्ड अप्रोच, ये करेक्ट जवाब है इसका, ठीक है। डिटेल में देखते हैं। 7th 5 ईयर प्लान में जो इंटीग्रेटेड, माफ कीजिएगा, इंडियन ने इंटीग्रेटेड है वो, integrated rural development program shifted to a total household approach, assisting all poor family in a village या फिर block instead of individual beneficiary selection. A approach recognize क्या poverty as a household issue and ensure equitable distribution of benefits leading to more effective poverty reduction. अगला है, फिर से मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसका माना जाता है? किन्होंने दिया था? हारोल्ड टुमार साहब ने दिया था, तो ये हो जाएगा 2। सेकेंड 5 ईयर प्लान ऑलरेडी हमने देख लिया है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। और थर्ड जो है एस चक्रवर्ती साहब ने दिया था, और फोर्थ जो है अशोक रुद्र मॉडल ने दिया था। तो ये हो जाएगा 2413, 2413 ऑप्शन बी में है ना। तो देख लेते हैं डिटेल में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कितना था टारगेट अचीव करने का? 5% एनुअल ग्रोथ रेट बाय इंक्रीजिंग द सेविंग रेट टू 15% ऑफ जीडीपी। आई थिंक जितना हमने टारगेट किया था ना, उससे ज़्यादा अचीव किया था इसमें। It links economic growth to the saving rate and capital output ratio, suggesting that higher saving lead to faster economic growth. वहीं पे महालानोबिस मॉडल का देखा जाए तो अप्लाइड टू सेकेंड 5 ईयर प्लान, जिसने फोकस किया सेटिंग अप कैपिटल इंटेंसिव हैवी इंडस्ट्री टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस और रिड्यूस करना डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। एस चक्रवर्ती मॉडल क्या है?
कि थर्ड 5 ईयर प्लान में अडॉप्ट किया गया था, जिसने एम किया बैलेंस ग्रोथ बिटवीन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री टू रिड्यूस पॉवर्टी और इनइक्वालिटी। और फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था वो अशोक रुद्र मॉडल पे बेस्ड था, जिन्होंने एम किया फॉर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग गिविंग स्टेट और डिस्ट्रिक्ट मोर प्लानिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्रूव इफिशियंसी और रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी। नेक्स्ट है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग जो है सब्जेक्ट है किसके अंडर, स्टेट, यूनियन या कंकरेंट। सही जवाब है कंकरेंट लिस्ट के अंडर में ये है ना। लिस्ट 3 में एंट्री नंबर 27 शेड्यूल आपको पता ही है सारा कुछ, क्योंकि ऑलरेडी हमने पॉलिटी बहुत डिटेल में कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट नीति आयोग। ध्यान रहे नॉट करेक्ट पूछा। इट वाज सेट अप टू रिप्लेस प्लानिंग कमीशन 2015 में, बिल्कुल सही। इट हैज ए फुल टाइम चेयरमैन, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसके चेयरमैन कौन है? पीएम साहब है, और वो फुल टाइम चेयरमैन नहीं है ना। अगला है इट वाज सेटअप इन जनवरी 2015, बिल्कुल। इट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये भी बिल्कुल ठीक है। गलत कौन सा है? ऑप्शन डी। हाँ, ओके, बाकी सारी चीजें हमने ऑलरेडी रिवाइज कर लिया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग है। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग जो है हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे ऑपरेशन। वहीं पे मेंबर ऑफ नीति आयोग की बात किया जाए तो एक गवर्निंग काउंसिल होता है, जिसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ सारे स्टेट के होते हैं और साथ में यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर और लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, है ना, एक्सेप्ट दिल्ली और पुडुचेरी। रीजनल काउंसिल की बात करें तो कंपोज ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी इन द रीजन टू एड्रेस स्पेसिफिक इशू और कंटीजेंसी इंपैक्टिंग मोर देन वन स्टेट या फिर रीजन। फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क की बात किया जाए तो एक वाइस चेयरमैन होते हैं, फोर फुल मेंबर होते हैं और 2 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं फ्रॉम लीडिंग यूनिवर्सिटी, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन इन एन एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी। और 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। साथ में सीईओ होता है विद द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु लुक्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेक्रेटरिएट। एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट होते हैं इन वेरियस फील्ड। क्योंकि ये थिंक टैंक है तो आपको पता है कि अगर थिंक टैंक है तो उसको एक्सपर्टीज होना पड़ेगा, है ना, मतलब एक्सपर्टीज उसमें शामिल जरूर होने पड़ेंगे, तभी वो उस सब्जेक्ट पर अच्छे से बता पाएंगे। तो इतना ही था इस लेक्चर में। होपफुली आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, कहीं पे डाउट करी परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए कोट है कि सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विथ लेजर लाइक फोकस। तो अगर आपको देखो, वॉरियर हर कोई होता है ना, भले ये कुछ बहुत सारे अनसक्सेसफुल होते हैं, कुछ ही सक्सेसफुल होते हैं। और अनसक्सेसफुल में और सक्सेसफुल में डिफरेंस बस इतना है कि जो सक्सेसफुल होते हैं ना, उनका जो फोकस है वो लेजर लाइट है, मतलब एक गोल को पकड़ लिया तो बस पकड़ लिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अपने रूम में पड़े रहे हो, नीचे कोई गाना बजाना हो रहा तो आपका पूरा ध्यान वहां चला जाए, करिए वो डांस कर रहा होगा, वो ऐसे डांस कर रहा होगा एंड ऑल, राइट। अगर आपका पूरा फोकस अपने गोल, अपने टारगेट पे है ना, तो वॉरियर से सक्सेसफुल वॉरियर बनने में आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए आप लेजर लाइट फोकस रखे रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।